Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this lesson, we are going to talk about using the scientific method. Second lesson for second year students. Methodology which we will use to discuss this lesson here is called grammar translation method. This method is popular and ideal one to teach students at intermediate level here in our country. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस आर्टिकल के टाइटल को देखें। टाइटल लिखने के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आपके टाइटल में जितने भी वर्ड हैं आप उनके हर एक लेटर को कैपिटल कर दें। ठीक है। टाइटल लिखने का दूसरा मेथड ये है कि आप फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करें एंड देन आपके टॉपिक में जितने भी कंटेंट वर्ड्स आते हैं उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दें। इस टॉपिक के टाइटल के केस में देखें कि यूजिंग का यू कैपिटल हुआ है एंड देन दी का टी कैपिटल नहीं हुआ, साइंटिफिक का एस कैपिटल हुआ है और मेथड का एम कैपिटल हुआ है। तो दीज आर द टू वेज ऑफ राइटिंग अ टाइटल ऑफ अ टॉपिक। इसको आपने हमेशा अपने जहन में रखना है। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। देखें, इस आर्टिकल का टॉपिक, इस एस्से का टॉपिक एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल है। जब कोई भी टाइटल एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो और वो एक कलेक्टिव मीनिंग दे रहा हो तो वर्ड्स की इस कलेक्शन को हम फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज। नाउ फ्रेजेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है। वो फ्रेज किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई है उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इस फ्रेज को हम क्या नाम देंगे। ठीक है। जब आप इस फ्रेज को देखते हैं तो इस फ्रेज में फर्स्ट वर्ड यूजिंग आईएनजी वाली फॉर्म लगी हुई है, देन एक आर्टिकल है, देन एडजेक्टिव, साइंटिफिक, मेथड, नाउन है। अब ये यूजिंग यहाँ पे वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये जेरेंड भी हो सकता है एंड पार्टिसिपल भी हो सकता है। जेरेंड क्या होता है? जेरेंड जब आप वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म को एज अ नाउन यूज करें तो उसको आप जेरेंड बोलेंगे। इसी तरह से वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जब एज एन एडजेक्टिव यूज होती है, एज एन एडजेक्टिव यूज होती है, उस वक्त आप उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है, जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल समटाइम्स बिकम कंफ्यूजिंग। अब इसका ट्रांसलेशन अगर हम इस तरह से करते हैं, साइंसी तरीके का इस्तेमाल, देन यूजिंग विल बी अ जेरेंड, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर हम इसको करते हैं यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए, क्या? साइंसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए, देन यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। बहरहाल ये यहाँ ये जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल कंफ्यूज करते हैं, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अच्छा, बहरहाल इस को अगर हम एज अ जेरेंड लें यूजिंग को, तो यहाँ पे जेरेंड प्लस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो इस किस्म की फ्रेज को हम जेरेंड फ्रेज बोलते हैं। अब जेरेंड फ्रेजेस भी एक्चुअली नॉन फ्रेजेस ही होती हैं, क्योंकि जेरेंड इन इट सेल्फ आर
द नाउन्स। आपने इस चीज़ का जो है ख्याल रखना है। और ऑफ कोर्स द सेकंड थिंग, अगर आप पिछले लेसन्स के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, सेकंड थिंग विच यू आर टू कीप इन योर माइंड इज दैट कि वंस यू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्रेज, try to construct phrases like the phrase your own phrases। ठीक है, अपनी phrases बनाएं। जैसे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड की बजाय आप यूजिंग द ओल्ड मेथड, जस्ट साइंटिफिक को ओल्ड के साथ चेंज कर दें, अपने एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ चेंज किया है। अब यूजिंग द साइंटिफिक टेक्निक नाउन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं एंड यू कैन कंस्ट्रक्ट योर ओन फ्रेजेस और उनके मीनिंग देखें। व्हेन यू विल बी टीजिंग विद द लैंग्वेज इन दिस फैशन, आपको लगेगा कि आप लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं। बहरहाल दिस वाज द बिगिनिंग विच आई वांटेड टू यूज। अब आप इस ऐसे के इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस को देखिए, बिकॉज इंट्रोडक्शन आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो आपने इसके इंट्रोडक्शन को देखना है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस को देखना है कि हाउ द राइटर इज टेकिंग अस इनटू द टॉपिक विच ही इज गोइंग टू डिस्कस। ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं, ज़रा गौर से देखें। ऑल ऑफ अस have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems such as dealing with the maintenance of health, the production and preservation of food, the construction of our home, and the improvement in the communication and transportation। सेंटेंस को नोट करें, रिलेटिवली लेंथी सेंटेंस है, लेकिन इसको लेंथी सेंटेंस इसलिए बनाया गया है कि इसमें राइटर ने उन चीज़ों की एक लिस्ट प्रोवाइड की है जहाँ पे साइंस यूज़ हुई है, जहाँ पे साइंस को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। मेंटेनेंस क्या होता है? टू सस्टेन, बरकरार रखना किसी चीज़ को। प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, प्रोडक्शन यू नो पैदा करना, प्रिजर्वेशन महफूज करना। एंड लुक एट द नाउन फ्रेज, द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, हाउ इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, किस तरह से इसको लिखा गया है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अवर होम्स, अगेन another noun phrase। There are different noun phrases and they have been presented as a list in this sentence। The improvement in the communication and transportation। ठीक है, different noun phrases हैं और इन noun phrases को present किया गया है। बाकी sentence में क्या हुआ है? all of us phrase नोट करने वाली है, important है। all of us यानी राइटर अपने आप को रीडर्स के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और इस किस्म की टेक्निक अपनाने का फ़ायदा क्या होता है? रीडर को लगता है द राइटर हु इज़ टॉकिंग अबाउट समथिंग इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन द सिचुएशन। उस सिचुएशन में, उस सूरत हाल में वो भी एक स्टेक होल्डर है। इससे आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। हैव बेनिफिटेड ग्रेटली, नोट दिस वर्ब फ्रेज। बेनिफिट जनरली नाउन के तौर पर यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट को एज अ वर्ब यूज किया गया है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बतौर नाउन भी यूज होते हैं और बतौर वर्ब भी यूज होते हैं। तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस काइंड ऑफ वर्ब्स, क्योंकि ये आपके एक से ज़्यादा काम आते हैं। नेक्स्ट देखें, फ्रॉम द यूज ऑफ साइंटिफिक मैथड, prepositional phrase, how this phrase has been constructed, इसको आपने हमेशा जहन में रखना है। in solving problems, again another prepositional phrase, and then note the use of this word such as। जब भी आप कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, कोई लिस्ट प्रेजेंट करना चाह रहे हैं,
तो आप क्या करेंगे, आप इस किस्म के वर्ड्स यूज करते हैं, सच एज डीलिंग विद द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। ओके, अगेन जिस तरह की पहले फ्रेज आपने देखी उसी तरह की एक फ्रेज यहाँ पे नजर आती है, जिस तरह का इसका टाइटल है वही स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी। द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, अगेन टू nouns connected using a conjunction and then another noun, और इस noun को as an object of a preposition यूज किया गया है। तो इस किस्म की फ्रेजेस आपको कंस्ट्रक्ट करनी आ जानी चाहिए और आप इस किस्म की फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट करें और उनके मीनिंग्स देखें कि किस किस्म के मीनिंग क्रिएट होते हैं, एंड देन ट्राई टू यूज दोज कंस्ट्रक्शंस if those noun phrases as a subject of your sentence, as object of your sentence, as indirect object of your sentences, different places में उन noun phrases को use करके देखें, and this will be good for you to become a confident users of English. The construction of our homes and the improvement इन द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें और यहाँ पे ये नॉट ओनली बट आल्सो का यूज देखना है कि ये नॉट ओनली और बट आल्सो किस तरह से यूज होते हैं। नॉट ओनली हैव अवर वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड, अगेन अ नाउन फ्रेज, अवर वेज ऑफ लिविंग, देन चेंज्ड, बट आल्सो people themselves have also been changed। अब दोनों सेंटेंस, दोनों क्लॉजेस को कंपेयर करें कि फर्स्ट क्लॉज एक्टिव वॉइस में एंड सेकंड क्लॉज जो वो पैसिव वॉइस में। व्हाई द राइटर हैज यूज्ड वंस एक्टिव वॉइस एंड देन द पैसिव वॉइस, क्या फर्क पड़ता है व्हेन यू आर यूजिंग एक्टिव वॉइस एंड व्हेन यू आर यूजिंग पैसिव वॉइस। All these things are important, and when you start noting this kind of minute details, this kind of small details when you are going through your textbook, so going through textbook becomes an experience। उस वक्त आपको टेक्स्ट बुक पढ़ते हुए मज़ा आता है, and you feel that in every sentence you are learning something। ठीक है, पीपल themselves प्रोनाउन को नोट करें कि ये themselves एम्फेटिक प्रोनाउन क्यों यूज हुआ है, क्या इनका फंक्शन है, और ऑफ कोर्स ये हैव आल्सो बीन चेंज्ड, आल्सो को दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान में रखा गया है। तो ये इस किस्म की स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म की स्ट्रक्चर्स लिखते हैं जब आप अपनी लैंग्वेज खुद से लिख रहे हो। बहरहाल इस पूरे के इन दोनों सेंटेंसेस को गौर से देखें और फिर याद रखें कि दीज आर द फर्स्ट टू सेंटेंसेस ऑफ द टॉपिक यू आर गोइंग टू स्टडी। यहाँ से आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द राइटर टू राइट द पीस ऑफ आर्ट, द पीस ऑफ लिटरेचर यू आर गोइंग थ्रू। तो क्या लगा आपको, राइटर हमें क्या करना चाहता है? तीन मेन पर्पजेज लोग जो है वो कहते हैं कि देयर आर थ्री मेन पर्पजेज के फर्स्ट ऑफ ऑल द राइटर वांट्स टू इन्फॉर्म हिज रीडर्स अबाउट समथिंग, देन द राइटर वांट्स टू एंटरटेन, एंड थर्ड द राइटर वांट्स टू परसुएड। आपको क्या लगता है कि इन दो सेंटेंसेस को पढ़ के क्या लगता है कि राइटर ने ये टॉपिक, ये आर्टिकल क्यों लिखा? कमेंट्स में इस बात को लाजमी मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखें ज़रा, दीज सेंटेंसेस हैव बीन, और इनको जो है वो इन सेंटेंसेस, इन दो सेंटेंसेस जो आप पीछे पढ़ के हैं उनके साथ कनेक्ट करें कि व्हाट द लिंक हैज़ बीन डेवलप्ड विद इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में किस किस्म के लिंक्स हैं। We are better able to explain happenings which used to be considered
strange and mysterious. What type of sentence is this? बताएंगे आप? Very good. This is a complex sentence. And the second clause, subordinate clause, which starts with which. What kind of clause is it? Very good. Adjective clause. देखें ये क्लासेस कैसे कंस्ट्रक्ट हुई हैं. टुडे को इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ले जाने से किस किस्म का इफेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है. एंड देन इन क्लॉजेस की स्ट्रक्चर पे गौर करें कि ये क्लॉजेस किस तरह से ड्रॉ हुई हैं, किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई हैं. वर्ब फ्रेज को देखें, वी आर बेटर एबल, एंड देन एक प्रपोजिशनल फ्रेज, टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स, सॉरी इन्फिनेटिव फ्रेज है ये, टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स. एंड देन रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज टू बी, एंड ये यूज टू बी, इसको भी नोट करें. व्हाट सॉर्ट ऑफ मीनिंग दिस स्ट्रक्चर क्रिएट्स, कि व्हाट समथिंग दैट वाज कॉमन इन द पास्ट. कंसीडर्ड, ठीक है, टू बी कंसीडर्ड, पैसिव स्ट्रक्चर किस तरह से बनाई है. स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, बोथ ऑब्जेक्ट, बोथ एडजेक्टिव्स. और जब एडजेक्टिव्स को इस तरह से यूज़ किया जाए, यानी उन्हें उस नाउन के बाद यूज़ किया जाए जिस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं, उन एडजेक्टिव्स को प्रेडिकेटिवली यूज़ किया गया है. क्या यूज़ किया गया है, कैसे यूज़ किया गया है, प्रेडिकेटिवली. नेक्स्ट सेंटेंस को गौर से देखें ज़रा. ऑल्दो से शुरू हो रहा है, और ऑल्दो से जो क्लॉज शुरू होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है. ऑल्दो देयर इज स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, वी आर जनरली लेस फियरफुल. ये लेस फियरफुल, नेगेटिव स्ट्रक्चर को अवॉइड करने के लिए किस तरह से एक नेगेटिव वर्ड यूज़ किया गया. दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट. इस पे आपने कंसंट्रेट करना है, रुकना है, इसके बारे में सोचना है. राइटर इसको इस तरह से भी लिख सकता था, वी आर नॉट एज फियरफुल एज अवर फादर्स एंड फोर फादर्स वर, बट उसने नेगेटिव स्ट्रक्चर को अवॉइड किया है. आर लेस फियरफुल, यानी हमें उतना ज़्यादा फियर नहीं है, उतना ज़्यादा खौफ नहीं है जितना हमारे आबाओ अजदाद में था. और ये आर एंड वर, ये क्यों यूज़ किया राइटर ने, दिस इज़ आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट. व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस टेक्स्ट, you should keep on asking yourself this kind of questions. And if you feel that you are unable to find the answers of this kind of questions, or you do not know the answer to this kind of questions, ask your teachers, ask your friends. This will make you more confident, and this will develop a habit of working all alone when you do not have too many resources. ठीक है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल. वही स्ट्रक्चर जो पिछली क्लॉज में हम लोग देख के आए हैं. वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल. क्रिटिकल मीन्स, व्हाट डज क्रिटिकल मीन, क्वेश्चनिंग. Then our ancestors, forefathers, abao ajdad, important word. There are people who think that English has just 3,000 core words. If you are familiar with the use of those words, you can do almost everything in English. जो आपकी प्रिंटेड इंग्लिश है उसका 86% या इससे ज़्यादा आप समझ सकते हैं अगर आपकी वोकैबुलरी उन 3,000 वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, आपको उनकी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो.
ठीक है। तो वो 3000 वर्ड्स आपकी टेक्स्ट बुक में से आसानी से बन सकते हैं। यानी आपके पास अगर वो 3000 वर्ड्स की वोकैबुलरी है, आप 80% या इससे ज़्यादा इंग्लिश को समझ सकते हैं, रिटन इंग्लिश को समझ सकते हैं। बहरहाल दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ। आपने इस पैराग्राफ में देखा कि राइटर ने अपने टॉपिक को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया है। नेक्स्ट लाइंस जब आप देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की, तो वहाँ पे बिकॉज राइटर इज राइटिंग समथिंग फॉर द अवेयरनेस, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज रीडर्स, he will give us a summary of all the things which he wants to achieve by through this lesson, through writing this lesson, कि वो कौन से मकासद हैं उसके जो वो हासिल करना चाहता है इस ऐसे को लिख के। ये नेक्स्ट सेंटेंसेस देखें ज़रा। This lesson should help you understand how the use of the scientific method has improved living conditions and changed people. It should also help you understand how you can make better use of the scientific method in your everyday living. These two sentences of the next paragraph. अब ऑफ कोर्स इन सेंटेंसेस को आप नोट करें तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द राइटर फॉर राइटिंग दिस आर्टिकल। इसके अलावा फर्स्ट सेंटेंस को ज़रा नोट करें, दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड। ओके, शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड how the use of the scientific method has improved living condition and changed people. ना आपके ख्याल में इस सेंटेंस में कितनी क्लासेस हैं? यस, देयर आर 3 क्लासेस इन दिस सेंटेंस। ठीक है, पहली क्लास प्रिंसिपल है दिस लेसन से जो शुरू हो रही है, और उसके बाद बाकी क्लासेस क्या हैं? सबऑर्डिनेट क्लासेस। It should also help you understand how you can make better use of again उसी कंस्ट्रक्शन में एक सेंटेंस है, एंड इस सेंटेंस और ऊपर वाले सेंटेंस दोनों को मिलाकर अगर आप देखते हैं तो राइटर ने अपना पर्पस वाजे करने के लिए इस आर्टिकल को लिखा है। तो यू कैन आल्सो फॉलो this technique. You can tell your readers what you want to do with the writing they are reading, कि आप उस राइटिंग के साथ क्या करना चाहते हो, क्या आपका मकसद क्या है उस राइटिंग का, आप बता सकते हो अपने एसेज, व्हेन यू आर राइटिंग एसेज और यू आर राइटिंग ऑन समथिंग, आप बता सकते हो। बट दिस शुड बी वेरी मच सटल, इसे बड़ा चालाकी से आपने यूज़ करना है, और ये ऐसे ना हो कि रीडर को लगे कि यू वांट टू थ्रस्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द रीडर। नेवरदलेस दीज 2 पैराग्राफ्स हमने देखे इस आज के लेसन में, और फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर ने एक जनरल स्टेटमेंट दी अबाउट द टॉपिक ही वाज गोइंग टू राइट, and in the second paragraph he tells the purpose of his writing. ये टेक्निक्स दे आर वेरी मच कॉमन, आप इस मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पैराग्राफ्स ऑफ द सेम लेसन। वी विल ट्राई टू कवर, rather we will cover every sentence of this article, this topic, this essay in our video lectures. And when we will be doing so, we will be talking about different grammatical points and the things where you should concentrate. And by now I hope you have started recognizing the sentences and clauses in the sentences and breaking clauses into subjects and predicates and
देन लुकिंग फॉर द इम्पोर्टेंट फ्रेजेस यूज्ड इन द सेंटेंस। और फाइनली नेक्स्ट क्या है कि आप फ्रेजेस को ब्रेक करें, उनके फार्मूला लिखें और उस फार्मूला के मुताबिक और फ्रेजेस कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।